नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की सियासत में एक बड़ी लकीर खींच दी है। लिहाजा सड़क से सदन तक नौकरी ही नौकरी की बात हो रही है। यही नहीं, पिछले आरजेडी और जेडीयू गठबंधन की सरकार में 4 लाख से ज़्यादा नौकरियां किसने दी, इसका क्रेडिट भी लेने की जेडीयू और आरजेडी के बीच होड़ मची है। मंत्री दावा कर रहे हैं कि हमने ऐसा किया था, तो पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि आपके एजेंडे में तो नौकरी की बात ही नहीं थी। तो सड़क से सदन तक हंगामा बरपा है नौकरी को लेकर के, और इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे और इस बात की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि आखिर नौकरी देने और रोज़गार का मुद्दा उठाने का क्रेडिट किसे जाता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे समझते हैं। संतोष जी, जिस तरह से सड़क से सदन तक जो है नौकरियों को लेकर के दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम इतनी नौकरी और देने वाले हैं, कोई कह रहा है कि हमने इतने महीने में इतना दिया, तो ये क्या है? ये देखिए, बिहार के लिए एक गर्व की बात है, खुशी की बात है कि जो पिछड़ा राज्य, देश भर में बिहार एक बदनाम राज्य, बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, जहाँ शिक्षा की बात लोग नहीं करते थे। यहाँ लोग यही चर्चा करते थे कि भाई बिहार में जंगल राज है, ये है। उन सब से हटकर आज पूरे देश में, बिहार में शिक्षा की बात हो रही है, नौकरी की बात हो रही है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। आप देखते होंगे भाई कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था, हिंदू मुस्लिम राम रहीम, राम मंदिर मस्जिद, आज तेजस्वी यादव ने तो एक लाइन तो खींच दी। तेजस्वी यादव ने आज कहीं मंदिर मस्जिद की चर्चा नहीं हो रही है, राम मंदिर की चर्चा नहीं हो रही है, हिंदू मुस्लिम की चर्चा नहीं हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नौकरी की बात कर रहे हैं। ये एक खुशी की बात है कि भाजपा के लोग, जो कि मतलब मंदिर का कभी भी बात कीजिए तो मंदिर मस्जिद के अलावा पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम के अलावा और कोई बात नहीं करते थे, तो आज पहली बार सदन से लेकर सड़क तक नौकरी और शिक्षा की बात हो रही है। तेजस्वी यादव ने जो एजेंडा अपना तय किया था 2020 के चुनाव में कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, सरकार तो उनकी नहीं बनी, लेकिन बीच में नीतीश कुमार के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई और जो उन्होंने अपना एजेंडा तय किया था, जो जनता से वादा किया था, उस वादे को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए और 17 महीने में लगभग 4 लाख लोगों को नौकरी मिली बिहार में, जो कि तेजस्वी के एजेंडे में थे। उससे पहले तो नीतीश कुमार ने नौकरी उतनी नहीं दी, चाहे भारतीय जनता पार्टी 17 वर्षों में उतनी नौकरी नहीं दी। 17 वर्षों तक तो भाजपा और नीतीश की सरकार रही गठबंधन में। तो तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बात कह दी कि भाई हम नीतीश कुमार के साथ नौकरी देने की शर्त पर गए थे और हमने 17 महीने में दिया। जो नीतीश कुमार कहते थे कि कहाँ से नौकरी दोगे, पैसा कहाँ से लाओगे, बाप के यहाँ से लाओगे, जेल में से लाओगे, तो तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बात कही कि जो जिनके एजेंडे में नहीं कहा था, जो कहते थे कि कहाँ से लाओगे, उन्हीं के हाथों से मैंने नियुक्ति पत्र बंटवाया। 2 से 2.5 लाख 3 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र मैंने उन्हीं के हाथों से बंटवाया। तो आज विधानसभा में भी चंद्रशेखर ने कहा कि मैं मंत्री बना, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई हम आपके विभाग में 3 लाख नौकरी है शिक्षक की, कम से कम होगी, आप नौकरी का वैकेंसी निकालिए। और मैंने उस पर काम किया तेजस्वी यादव ने। उसके बाद अब विजय चौधरी की बारी आई, तो सदन में विधानसभा में जब सरकार की तरफ से वो जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर मंत्री जो है वो झूठ बोलते हैं, वो एजेंडा हमारा था नौकरी का, हमने उनके मंत्री बनने से पहले ही तय हो गया था कि बीपीएससी से नौकरी दी जाएगी और हमने नौकरी दी। जब तक वो विभाग में आते थे तब तक कहाँ नौकरी, जब वो विभाग आना बंद किए तो नौकरी का काम पूरा हुआ और हमने नौकरी दिया। तो ये बिहार के लिए भले आरजेडी और जेडीयू लड़ रहा हो, भाजपा लड़ रही हो कि हमने नौकरी दिया, हमने शिक्षकों की बहाली की, शिक्षा व्यवस्था में हमने सुधार किया, लेकिन पहली बार है कि पक्ष विपक्ष की लड़ाई में युवाओं को फ़ायदा हो रहा है, बिहार की जनता को फ़ायदा हो रहा है, स्कूल में बच्चों को फ़ायदा हो रहा है कि उन्हें अच्छी शिक्षा मिलने की ओर बिहार अब बढ़ रहा है।
बेरोजगारों को फ़ायदा हो रहा है, जो पढ़ लिख करके सड़क पर बेरोजगार थे उन्हें नौकरी देने की बात अब कर रही है। और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव के एजेंडा को आने वाले समय में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। चूँकि अब तेजस्वी यादव ने जो लकीर खींच दी है, गांव-गांव अब सभा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई हमने नौकरी दी। जनता मान रही है कि भाई नीतीश कुमार और भाजपा तो नौकरी नहीं दे रही थी, तेजस्वी का एजेंडा था। तो तेजस्वी यादव के एजेंडे को ख़त्म करने के लिए नीतीश कुमार और 6 लाख 5 से 6 लाख नौकरी देंगे। ये बिहार के लिए अच्छी बात है, बिहार के बेरोजगारों के लिए अच्छी बात है। स्कूल में शिक्षा व्यवस्था जो पूरी तरह से समाप्त हो गई थी, चौपट हो गई थी, उनके लिए अच्छी बात है कि अब अच्छे शिक्षक आएंगे तो स्कूलों में पढ़ाई होगी, बच्चे एजुकेटेड होंगे। बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी, लेकिन जिस तरह से आज शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने सदन के अंदर कहा कि हमने पहले ही शिक्षक बहाली की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली थी और बीपीएससी से एग्ज़ाम लेने पे फैसला भी हो गया था, तो ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि झूठ कौन बोल रहा है, चंद्रशेखर या विजय चौधरी। देखिए, अब झूठ कौन बोल रहा है ये तो भाई विभागीय फाइल में बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि वर्तमान शिक्षा मंत्री जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं। वर्तमान शिक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर उनको बहाली करनी थी तो सरकार बनने के बाद जो बहाली 2 बार हुई थी, 25,000 30,000 शिक्षकों की बहाली हुई थी, तो बीपीएससी से करते। पहले कहाँ उन्होंने किया था? वो तो जब सरकार बनी तब ये हुआ तय, कैबिनेट से हुआ कि भाई बीपीएससी से होगी बहाली, कैबिनेट में बात आई, तेजस्वी सरकार में आई और सब कुछ उस समय हुआ। तो ये देखिए, क्रेडिट लेने के लिए भाई कोई भी ले, तेजस्वी यादव क्रेडिट ले या नीतीश कुमार क्रेडिट लें या भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट ले, लेकिन बिहार के हक में है, कोई भी क्रेडिट ले बिल्कुल तो ये बिहार के हक में जा रहा है। बेरोजगारी दूर हो रही है, युवाओं को रोजगार मिल रहे हैं, नौकरी मिल रही है, बच्चों को शिक्षा मिल रही है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहा है, गरीब बच्चे अब पढ़ सकेंगे, जो कि गरीब बच्चों के लिए शिक्षा मुश्किल हो गया था। जी जी जी, इस कहानी में एक किरदार के पाठक भी हैं संतोष जी। के पाठक के बारे में भी आज चर्चा हुई सदन के अंदर कि अगर आप नियुक्ति कर रहे थे तो ये नियुक्ति प्रक्रिया तब शुरू हुई जब आपने ऑफिस आना छोड़ दिया। चंद्रशेखर के बारे में कुछ ऐसा ही तंज मौजूदा शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने किया। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से शिक्षा विभाग में एसीएस के पद पे के पाठक की एंट्री हुई, तो ये सब नीतीश जी के जो टीम है उनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा था? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। के पाठक ने जब निर्णय लिया था तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को कार्यालय आने से रोका था, मंत्री को कार्यालय आने से तो नहीं रोका था। मंत्री मुझे लगता है 10-15 दिन नहीं गए, तो उसके बाद तो मंत्री रेगुलर कार्यालय, शिक्षा विभाग की जो भी बहाली हुई मंत्री तो कार्यालय जाते रहे थे। तो मुझे लगता है कि गलत बात कही जा रही है। शिक्षा मंत्री तो बाद में कार्यालय जाते आते रहे थे, और पहली बात है कि कोई भी बहाली होगी तो बगैर मंत्री के हस्ताक्षर के होगी ही नहीं। मंत्री जब तक फाइल पर साइन नहीं करेंगे तब तक सेक्रेटरी निकाल ही नहीं सकते हैं बहाली की। कोई भी मामला हो, कोई भी फाइल जाती है तो मंत्री के यहाँ से होकर ही जाती है। कैबिनेट में जाना है, कैबिनेट का भी निर्णय हो गया तो मंत्री के यहाँ ही संचिका जाएगी, फाइल जाएगी, तभी उस पर सेक्रेटरी चिट्ठी निकालेंगे। तो जो शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं चंद्रशेखर जी के बारे में, पूर्व शिक्षा मंत्री के बारे में, कि वो कार्यालय आना बंद किए तब हुआ, अरे भाई कार्यालय आए या घर पे रहें, उनके साइन से ही तो हुआ है। तो ये एक अफवाह है क्रेडिट लेने की। दोनों पार्टी क्रेडिट लेना चाह रही है, लेकिन खैर इसमें बिहार का भला हो रहा है। जी जी जी, बिहार का भला हो रहा है। लेकिन जिस तरह से आज पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि उनके किए गए कामों का जो है बीजेपी और जेडीयू खुद क्रेडिट ले रही है, जो गलत है। उन्होंने शिक्षा विभाग में मौजूद कई खामियों पर भी सवाल उठाया, खास करके महिलाओं की नियुक्ति जो है दूसरे ज़िले में कर दी गई है, इस पर भी सवाल उठाया। देखिए, निश्चित तौर पर जो नियोजित शिक्षक थे पहले, उन लोगों का दूसरे ज़िले में तबादला कर दिया गया है। तो भाई तबादला की भी बात उन्होंने की। उसके अलावे ये बहाली पर जो ये कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली की बात उन्होंने की कि लगभग लाखों लोगों की बहाली हुई है कॉन्ट्रैक्ट पर, लेकिन उसमें आरक्षण का पालन नहीं किया गया। तो एक बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया है कि जो पिछड़ी जाति है, दलित है, अति पिछड़े हैं, उनका हक मारा गया। 1 लाख में कम से कम नीतीश कुमार ने जो आरक्षण दिया तो 65,000 तो होना चाहिए पिछड़े दलितों को, तो वो तो नहीं मिल रहा है।
अगर ऐसी बात है तो मुख्यमंत्री जी को गंभीरतापूर्वक इस पर जांच करनी चाहिए, क्योंकि वो पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, अति पिछड़ों की बात करते हैं। तो चंद्रशेखर जी ने एक बड़ा मुद्दा उठाया है कि भाई 1 लाख शिक्षा विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली हुई है, मतलब कर्मचारियों की, शिक्षकों की नहीं, कर्मचारियों की, जो सफाई का है, माली का है, बाकी जो भी है, कलर किरानी जो है, लगभग 1 लाख लोगों, कंप्यूटर ऑपरेटरों की बहाली हुई है। तो वो 1 लाख लोग में आरक्षण व्यवस्था की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। तो ये तो हकमारी हुई है। अगर नीतीश कुमार के रहते हकमारी हुई है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही तबादले की। देखिए, तबादला होना चाहिए, लेकिन शिक्षकों का तबादला नहीं होना चाहिए। शिक्षकों एक जगह पढ़ाते हैं और जहाँ भी पढ़ाते हैं एक बन जाता है। अब बच्चों का भी वहाँ पर मन लग जाता है, भाई ये शिक्षक अच्छा है। जो नहीं अच्छे हैं उनको हटाइए, लेकिन जो अच्छे शिक्षक जहाँ पढ़ा रहे हैं उन्हें वहाँ पढ़ाने दीजिए। नहीं पढ़ा रहे हैं उनको तबादला कर दिए, हटा दीजिए। लेकिन जो शिक्षक एक जगह पढ़ा लिए हैं, पूरे गांव समाज से घुल मिल जाते हैं, पढ़ाते हैं, तो उनका तबादला नहीं होना चाहिए। हाँ, उनके डिमांड है, उनके एक मांग पे तबादला होना चाहिए। एक साथ महिलाओं को, अब कोई बेतिया की महिला को आप भेज दीजिए केवल किशनगंज, आप गया के भेज दीजिए उधर कटिहार, तो कहाँ जाएंगे परिवार? कहाँ? सरकार की ही व्यवस्था है कि हस्बैंड जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ वाइफ को करना है, जहाँ वाइफ नौकरी करती है वहाँ हस्बैंड का तबादला होगा। तो इसमें पूरी तरह से अनदेखी की गई है, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये एक गलत परंपरा है, और अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना है तो शिक्षकों को अच्छा से रखना होगा। जहाँ वो चाहते हैं पोस्टिंग देना होगा, अच्छी पढ़ाई चाहते हैं तो उनकी इज्जत करनी होगी, उनको शोषण नहीं करना होगा, टॉर्चर नहीं करना होगा। अब तबादला कर दिया तो अनमने ढंग से पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? बिल्कुल। तो अच्छे एजुकेशन के लिए माहौल अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। हम कहते हैं हम शिक्षा क्षेत्र में बेहतर काम करना चाहते हैं, तो क्या पदस्थापन दंड के रूप में देंगे? सासाराम की लड़की किशनगंज की लड़कियां, बच्चियां सासाराम में, मधेपुरा की बच्चियां बेतिया में, बेतिया की बच्चियां मधेपुरा में। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहमति के बावजूद भी विजय बाबू के नेतृत्व में बैठक हुई महोदय, और निर्देश विजय बाबू ने दिए। मैं उसी समय विजय को कहा कि शायद ये हठी है, आपकी बात भी नहीं मानेंगे, और नहीं माना, आज तक नहीं माना है महोदय। समय महोदय तो ये तो हुई सदन की बात, लेकिन हम सड़क की बात भी कर लें। संतोष जी, जिस तरह से तेजस्वी यादव आज से शुरू किया है उन्होंने जन विश्वास यात्रा, और इस यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर के से उनकी यात्रा की शुरुआत हुई है, और वहाँ उन्होंने जो है नौकरियों को लेकर के लोगों से हाथ खड़ा करवाया कि किसने दिलवाया नौकरी, किसने पहले बात की नौकरी की। यही नहीं, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी माई नहीं, हमारी पार्टी में बाप भी है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या तेजस्वी यादव को आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका फ़ायदा मिलने जा रहा है? देखिए, तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी माई नहीं बाप भी है, तो जब से वो सत्ता में आए, पहली बार मुख्यमंत्री बने, तभी से वो A to Z की बात कर रहे हैं। वो बहुजनों की बात कर रहे हैं, सभी समाज के लोगों की बात कर रहे हैं, और उन्होंने तो किया भी। एक ब्राह्मण को राज्यसभा भेजा, जो RJD से नहीं कभी गया था, कभी नहीं भेजा था, 2 बार भेजा। राजपूत समाज के प्रदेश अध्यक्ष बनाए, और वो अगड़ों की राजनीति सबको लेकर के चल रहे हैं, दलितों को, पिछड़ों को, जो बाप बोलते हैं उसमें बहुजन की बात करते हैं, सभी समाज के लोगों की बात करते हैं। तो तेजस्वी यादव ने एक बड़ी लगी, उसका फ़ायदा निश्चित तौर पर उनको मिलेगा। नौकरी का फ़ायदा मिलेगा, और जो बहुजन समाज A to Z की बाप की बात करते हैं कि माई समीकरण के साथ बाप समीकरण भी हमारा है, सभी समाज के लोग हैं, तो उसका भी फ़ायदा उनको मिलेगा, और निश्चित तौर पर मिलेगा। तो बिहार में नौकरियां बांटने की, क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है, और ये होड़ सड़क से सदन तक देखी जा रही है। लेकिन जनता किसे क्रेडिट देगी? असली विजेता वही होगा, और आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका पता चल जाएगा। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट कर अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।